हेलो रिया, निधि को लिखे 2 घंटे हो गए लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंची है। देखो वो फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। अगर तुमसे उसकी कोई बात हो ना तो प्लीज नहीं बात करवा देना। निधि कहाँ थी तू? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुझे पता मैं कितना डरी थी। हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तू? माँ मैं ड्राइव कर रही थी। अरे ड्राइव कर रही थी तो क्या हुआ है, फोन तो देख सकती है ना। माँ तुम इतना डरती क्यों? एक काम करो तुम ना योगा किया करो। देख निधि ये बात में मजाक में तू। हेलो कैसी हो मेरी जान? कौन बोल रहा है? 11 जून 2001 की रात याद है ना? मैं लौट आया हूँ, जल्दी ही मिलूंगा तुमसे मेरी जान। क्या हुआ मामा? बोलिए रीमा जी। रीमा जी अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो इट्स ओके, हम फिर किसी दिन बात कर सकते हैं। सर मेरी माँ का रेप हुआ था 18 साल पहले। रीमा जी आपने बहुत अच्छा किया जो अपनी बेटी की बात मानी। अपने गुजरे भयानक अतीत का सामना करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। रीमा जी 18 साल पहले जो ये दर्दनाक घटना आपके साथ घटी, ये हमें डिटेल में बताइए प्लीज। 11 जून 2001 की रात थी। रीमा, 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 आवाज नहीं। कौन है? चुप, नहीं तो तेरी देवी विधवा हो जाएगी। चल अब लेट जा। बांध इसे, तेरा कस के बांध, खोले नहीं। हिलना मत, अगर जरा भी हिला तो तेरी देवी की खोपड़ी उड़ा दूंगा, समझा? बर्तन की आवाज नहीं आनी चाहिए। उस घटना के 18 साल के बाद उस आदमी ने अचानक से कॉल किया आपको? जी जब ये घटना घटी आपके साथ उस वक्त आपने पुलिस कंप्लेंट तो की होगी? जी प्रताप ने थाने में करवाई थी। इंस्पेक्टर मुकेश राठौर इंचार्ज थे। प्रताप ने पुलिस स्टेशन कॉल किया। तो स्टेटमेंट अलग है मतलब? यस सर, रीमा का रीसेंट स्टेटमेंट है जो उसने हमें दिया है और ये 2001 का स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट में उसने अलग अलग कहानी सुनाई है। रेप की तारीख से लेकर हर इंसिडेंट एकदम अलग है सर। मानो दोनों केसेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। और रेप के कुछ दिन के बाद यानी कि 17 जून 2001 को उसने प्रतापनगर थाने में रेप की शिकायत दर्ज करवाई अपने पति राजेश चौहान के साथ। बोलिए रीमा जी, डरिए मत। मेरा रेप हुआ है, वो जबरदस्ती घर में घुस गया था। कौन था? कब हुआ? 13 जून। पूरी बात बताइए रीमा जी, तब आप क्या कर रही थी? आपके पति कहाँ थे? इनकी नाइट ड्यूटी थी। करीबन 10 बजे मैं अपने कमरे में सो रही थी जब रीमा, रीमा, आवाज नहीं, चुप। आप बेटा बोल रहे करीब 1:30 बजे जब मैं घर आया तो रेप 13 जून को हुआ और आप लोग रिपोर्ट लिखवाने आए। गलती माँ की नहीं है सर, हमारी सोसाइटी ऐसी है जहाँ पर रेप से ज्यादा रेप के विक्टिम को कहानी सहनी पड़ती है। ये 18 साल पुरानी बात है। माने के टाइम में आदमी काफी सारी चीजें भूल जाता है, लेकिन रेप के वक्त रीमा का पति रीमा के साथ था या नहीं ये कैसे बोल सकती है? सवाल ये होता है हमेशा कि 18 साल पहले जो रीमा ने स्टेटमेंट दिया था वो गलत था या जो हमें दिया है वो गलत है। हमें दोनों स्टेटमेंट वेरीफाई करना होगा।
रीमा को मेडिकल एग्जामिनेशन में ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला जिससे प्रूव हो सके कि रीमा का रेप हुआ है। क्या रेप तो कुछ दिन बाद एग्जामिनेशन हुआ इसलिए? मे बी, लेकिन एक कारण ये भी है कि रेप होने के बाद रीमा अपने पति राजेश के साथ सेक्सुअली एक्टिव थी। क्या? हाँ, क्योंकि प्राइवेट पार्ट पर जो मार्क्स मिले हैं वो एक पैशनेट सेक्स की वजह से भी हो सकते हैं। ये तो रीमा ने खुद ही अपना केस कमजोर कर लिया। एक बात और सर, रेप होने के बाद विक्टिम को अक्सर कलाई, जांघों पर छोटे मोटे घाव लगते हैं, लेकिन रीमा के केस में उसकी बॉडी पर एक छोटी सी खरोच तक नहीं थी। इट्स स्ट्रेंज, क्या रीमा ने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया होगा? सर आपको बात नहीं क्या? रीमा का जहाँ रेप हुआ उस जगह 11 जून को चोरी की 3 बार थी। रीमा की कैसे कनेक्शन लगता है? चोर की कट रीमा का रेप किससे में खाती और एक विकास का कहना है कि चोर ने गमछा भी पहना था। चोरियां हुई 11 जून को और रेप हुआ 13 जून को। हो सकता है दोनों क्राइम एक ही आदमी ने किया। लेकिन सर जहाँ चोरी हुई वहाँ रेप की कोई वारदात नहीं और जहाँ रेप हो यानी कि रीमा के घर वहाँ चोरी नहीं हुई। सर मुझे दोनों केसेस अलग अलग ही लग रहे हैं। सर 2001 में भी इन्वेस्टिगेटिव टीम को इस बात का शक था कि रीमा उसको छुपा रही थी। उसके कैरेक्टर को सवाल उठे थे। शनी अफेयर तो क्या रेप का नाटक अफेयर को कवर करने की वजह से था? अगर ऐसा था तो इतने सालों बाद वही नाटक करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? सर आप हम लोग को परीक्षण कर रहे हैं। मेरी बीवी के साथ गलत हुआ सर, पर आप राजेश मैं तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन समझता हूँ और सवाल खड़े हो रहे हैं। तुमने एफआईआर फाइल करने में देरी की। सर मैंने बताया था ना कि रीमा डरी हुई थी। नहीं, रीमा का रेप होने के बाद भी तुम और रीमा सेक्सुअली एक्टिव थे। ये कोई मामूली बात नहीं है राजेश। तब मुझे पता ही नहीं था कि रीमा के साथ रेप हुआ है। क्या उस रात जब मैं गमछे वाले आदमी के पीछे भागा तो हाथ नहीं आया तो मैं भाग कर घर वापस आया। मेरे को बहुत चिंता हो रही थी रीमा को लेकर। रीमा रीमा डरने की बात नहीं। भाग गया वो। तुम्हें कुछ हुआ? तुम ठीक हो ना? तुम चिंता मत करो, मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था। थैंक गॉड। तुम्हें कुछ हुआ नहीं? मतलब रीमा को देखकर लगाई नहीं कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की है। लेकिन कुछ दिन बाद अरे रीमा जल्दी बाहर निकलो यार, लंच बॉक्स तो लेट हो रहा हूँ। बस थोड़ी सी कमजोरी है। कल भी बोला था ना तुम्हें डॉक्टर के चलो। एक दिन और देख लेते फिर कल चली जाऊंगी। इसमें कोई नोट करने से काम नहीं चलेगा। आज शाम को चलते तुम्हारे डॉक्टर में मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम बस तैयार रहना। डॉक्टर मित्तल गायनोकोलॉजिस्ट उन्होंने मुझे बताया कि रीमा के साथ मैंने घर आते ही सीधे सीधे रीमा से पूछ लिया। मैं डर गई थी, मुझे लगा था कि आप मुझे छोड़ देंगे। इतना भी भरोसा नहीं था मुझे। अरे भूल तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। उस आदमी को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। रीमा हम पुलिस के पास जाएंगे। हाँ रीमा हमें पुलिस के पास जाना ही होगा। अच्छा एक गमछे वाला आदमी कौन हो सकता है? लेकिन सुन नहीं हो सकता है। वो रीमा कॉलेज में साथ था। एक साल पहले उसकी इसी शहर में नौकरी लग गई। मुझे पता चला कि मेरी गैर हाजिरी में अक्सर पुरानी दोस्ती के नाम पर रीमा से मिलने आता है। सर पूजा तैयारी रेप केस की फाइल निकालो। जी सर। सर मैंने पता किया राजेश की गैरहाजिरी में जो आदमी रीमा से मिलने आता था वो भी नहीं है। याद रखिए रीमा जी, पुलिस को गुमराह करना भी एक जुर्म है। आप क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मैं समझाता हूँ। सालों पहले पूजा तैयार नाम की औरत 30 अखबारों की सुर्खियां बना था। आपने नाम जरूर सुना होगा। जी नाम तो सुना हुआ है। बिल्कुल आपसे मिलता जुलता केस। आप ही की तरह उसके घर में भी मुंह पर गमछा बांधकर एक आदमी घुसाया था। आप ही की तरह उसके साथ जबरदस्ती की। कहना क्या चाहते हैं? यही कि आपने इसी बात का फायदा उठाया। जब आपके पति राजेश ने विपिन को घर से भागते हुए देखा तो आप डर गई और आपने पूजा तैयार की कहानी को अपनी कहानी से जोड़ दिया। आशीष आशीष प्लीज समझाइए इन्हें। आप समझिए मिस रीमा चौहान, आपके पड़ोसी ने कंफर्म किया है कि आपका दोस्त आपसे मिलने अक्सर आपके घर आता था। आपके पति ने भी कंफर्म किया है उनकी गैर हाजिरी में आपका दोस्त विपिन अक्सर घर आता था। और इन्वेस्टिगेशन वही रोक गई। पुलिस ने रीमा को वार्निंग देकर केस क्लोज कर दिया। शनि विपिन सोनी से बात की जिसके साथ रीमा का अफेयर होने का शक है। जी और अब तो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुकेश जी रिटायर्ड हो चुका हूं। हालांकि उनके घर का एड्रेस पता करने के लिए बोल दिया मैंने। कहानी है कि लेकिन सब अपना वजन सुना है। अपने वजन में हर कोई सही होता है। रीमा से एक बार बोलते हैं देखते हैं इस बार क्या कहानी सुना। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? शिवाजी हम बातों पर नहीं सब तो यकीन करते हैं। और आपकी कहानी में कोई कहानी नहीं है। 18 साल पहले आपने कुछ और कहा था, आपके पति ने कुछ और कहा था और अब आप कुछ और कहानी सुना रही है। बेटा शायद आपकी मदर आपके सामने कंफर्टेबल नहीं है, सो प्लीज। 18 साल पहले मुझे बुरी बीवी मान गया था जो अपने पति को धोखा दे रही थी, जिसने अपनी रेप की झूठी कहानी सुनाई। लेकिन ये सब मैंने सिर्फ अपने पति के कहने पे किया था। हमें पुलिस नहीं पुलिस नहीं बिल्कुल नहीं। भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, सब कुछ भूल जाओ। राजेश ये आप क्या कह रहे हैं? क्या तुम्हारी इज्जत से ज्यादा मेरा नाम मेरा रुतबा मेरी मकान की मायने रखती है। आ जाओ कम प्लीज, किसी से कुछ नहीं कहो तुम, कुछ भी नहीं। रीमा ये इंजरीज मामूली है, बताओ मुझे क्या हुआ है? रीमा तुम कुछ छुपा रही हो? आप क्यों जिद कर रही हैं? रीमा के यही सही है कि सब कुछ भूल कर। ये भूलने वाली बात नहीं है राजेश। रीमा के साथ जो है वो गुनाह हुआ है और गुनहगार को सजा मिलना जरूरी है।
तुम उसके पति हो, तुम उसका साथ देना चाहिए। और अगर तुम्हें हिम्मत नहीं है तो मुझे कह दो, मैं इसे पुलिस स्टेशन लेके चली जाऊंगी। नहीं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं ले जाऊंगा रीमा को पुलिस के पास। मजबूरी में राजेश को मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ा, लेकिन हाँ, मुझे पूरा सच नहीं बताने दिया। मेरा रेप हुआ ये सच है, लेकिन उस वक्त राजेश वहां नहीं था, ये झूठा। चलो माना आपने अपने पति के कहने पर छुट्टी कराई थी, लेकिन आपने रेप के तुरंत बाद अपने पति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाई। सही, अगर सही बात मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता तो इसको पकड़ने में आसानी होती। वो फिजिकल रिलेशनशिप मेरी मर्जी से नहीं बनी थी, वो भी रेप ही था। शराब भी कराएं? हाँ आज हम वही थे तो दूर के बहुत बुआ गया। मेरे में से बदबू आती है और उस कमीने के शरीर से क्या खुशबू आ रही थी? शकील शकील दर्द हो रहा है मुझे। मैं भी कर सकता हूँ करने वालों प्यार करके दिखाओ ना इसको जी। तुम्हें कितना बड़ा मजलूम है। साबी ने तो सिर्फ मेरे शरीर को दर्द दिया था, लेकिन राजेश, और जब आप डॉक्टर से मिली तो आपने डॉक्टर को अपना सारा सच बता दिया। कुछ सोचा नहीं था सर, जिसने थोड़ी सी हमदर्दी दिखाई उसके सामने दिल खोल के रख दिया। जो आपके पति ने दिखाया उसने उसको सच मान लिया और आपका सामने नहीं आया। आता कैसे? पुलिस ने ना कभी डॉक्टर ना कभी लेकिन से बात की। लेकिन कभी आपसे मिला नहीं, लेकिन बहुत प्रेशर बन गया था, इसलिए वो शहर छोड़ के चला गया। लेकिन आपके पड़ोसी ने तो सब बयान दिया था कि आपका रेप होने के बाद लेकिन आपसे मिला था। ये भी राजेश की चाल थी। लेकिन अच्छा लड़का था, हंसमुख था। राजेश ने कहा था कि वो विपिन को मेरे पास भेजेगा ताकि मेरा मन बहल जाए, पर बाद में समझ आया ये सिर्फ राजेश का प्लान था ताकि सबकी नजरों में छुट्टी बन जाए। और वही हुआ। एक रेप विक्टिम से ना सोसाइटी यही एक्सपेक्ट करती है कि वो मुझमें दिखे, दुखियारी दिखे, तो वो थोड़ा सा हंस ले, नॉर्मल जीने की कोशिश करे। पता नहीं क्या चुप जाता है लोगों को। पूजा भैया बता दिया मैंने आपकी रात में रहती थी, उसके घर में भी एक आदमी ठीक आपके घर की तरह चेहरे पर गमछा मारकर घुस गया था। जी, मैंने सुना तो था कि पूजा भैया के केस में किसी को अरेस्ट किया गया। पूजा भैया का केस स्टडी किया था तुमने? जी सर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूजा भैया रीमा चौहान का केस आपस में कनेक्ट है। तो क्या उस आदमी ने पूजा भैया से कनेक्ट किया हो? इतने सालों के बाद वो फिल्म को कनेक्ट। यह केस पुलिस के सामने चुनौती बनकर खड़ा था। वारदात एक थी लेकिन कहानियां अलग अलग। क्या राजेश ने अपने स्वार्थ के लिए झूठ का जाल बना, या पीड़ित नजर आ रही रीमा सबकी नजरों में धूल झोंक रही थी? अगर यह खेल रीमा का रचाया हुआ था तो आखिर इसके पीछे उसका इरादा क्या था? और ये पूजा भैया, ये कौन थी जिसका जिक्र छिड़ा गया था? क्या थी पूजा की कहानी? चुप, कोई आवाज नहीं। कैसे है? चुपचाप रहना, कोई आवाज नहीं करना, यही बैठा रहे। मैं नहीं जानती कि वो कौन था। उसने अपना चेहरा कमचे से छुपा रखा था। उसके बोलने का तरीका, उसके कपड़े, या फिर ऐसा कुछ जो आपको अलग लगा हो? अंकल, उस आदमी ने मुझे कुछ लिखने को दिया था। क्या लिखूं? 5वीं क्लास का टीचर मुझे जरा भी पसंद नहीं था। बात बात पर मुझे छड़ी से मारता था, मुर्गा बनाता, बहुत जलील करता था मुझे। फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करो और फोरेंसिक टीम बुलाओ। सुअर के बच्चों, तुम्हें कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा। ऐसा कहा था उसने बोलने के लिए मुझे। सुअर के बच्चों, तुम्हें कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा, ऐसे बोला। वो आदमी बोलते वक्त हाथ लाता था, खासकर चल होते वक्त। इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने इस पूजा भैया का बैकग्राउंड खंगाला सके। पूजा की फैमिली में दूर दूर तक कोई भी टीचिंग प्रोफेशन में नहीं था। शायद गुमराह करने के लिए नकली लिखवाया गया। पहली टीम का भी यही मानना था, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसने अपनी आदमी लिखवाई। शायद उसके बचपन में उसके साथ कोई भयंकर हादसा हुआ। रेपिस्ट ने नकुल से और भी कुछ लिखवाया। ये देखिए, सबसे पहले पूरा घर सर्च करेंगे, दरवाजे देखेंगे, तेरी माँ का बयान लेंगे, तेरा बयान लेंगे, कितने भी हाथ पैर मार लें, लेकिन उनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। कि जो कोई भी है न्यूज़ प्रोसीजर को बहुत अच्छे से जानता है कि एक चीज लिखवाई है, मतलब ये पुलिस वाला भी हो सकता है। शायद कोई ऐसा जिसका नाम पुलिस में हो। शायद रहा हो। सर रीमा के केस का ये मुकेश राठौर का एड्रेस मिल गया है। रिटायर होने के बाद वो यही जयपुर में सेटल हो। मैं क्यों? क्या कह रही है तू? मैं नहीं, मेरे पास रिलेटिव सब यही बोल रहे हैं। ठीक है, तुम कुछ भी कहे, लेकिन तू तो मुझ पर यकीन करती है ना? मुझे भी लगता है कि मैं झूठ बोलती हूँ। ये पापा की डायरी है ना, इसमें भी यही लिखा है कि आप अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। लो पढ़ो। अगर तुमने अपने पापा को ना सिर्फ फोटोज में देखा है, तो फोटोज में लोगों की सोच उनकी उम्र के बारे में कुछ पता नहीं चलता बेटा। अच्छा गिरा दूं? क्यों? क्योंकि ये मेरा नहीं है, उसका भी नहीं कहा। कितनी बार आपको बताऊंगी कि ये हमारा बच्चा है। ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? मुझे कुछ नहीं पता। गिरा दे ये बच्चा, हम दूसरा करेंगे। बहुत कोशिश की तेरे पापा ने मेरा अबॉर्शन कराने की, लेकिन कोई डॉक्टर राजी नहीं हुआ। एक दिन तो तेरे पापा ने मुझे सीढ़ी से धक्का तक दे दिया था, लेकिन तेरी किस्मत में ना जीना लिखा था। मुझे लगा तेरी शक्ल देख देख कर ना अब राजेश के अंदर का बाप जाग जाएगा। एक दिन किसी ने मजाक में उनसे कह दिया कि तेरी शक्ल उनसे नहीं मिलती। बस
उससे वो बिल्कुल टूट गए थे। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एकदम खामोश हो गए थे। और एक दिन बच्चे में चालू बेहया न जाने क्या क्या कहा लोगों ने मुझे। मन तो क्या कि मैं भी राजेश की तरह, लेकिन तेरा चेहरा देखकर हमेशा रुक जाती। मैं सब कुछ बुरा सपना सोचकर भुला चुकी थी, लेकिन हाँ, वही सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। मैं ये सब सहन कर सकती हूँ, लेकिन दुख किस बात का है कि तू भी मुझ पर यकीन नहीं करती। रीमा चौहान वाला केस, हाँ याद है मुझे। इस मामले में हमसे जो कुछ बंदा हमने किया, यहाँ तक कि 2003 में अलग अलग पेट्रोलिंग टीम बनाई उस लोकेलिटी पर नजर रखने के लिए। और एक रात पिछले जी सर। रुक, कौन क्या कर रहा है? रुक रुक रुक, गोली मार दूंगा। रुक, तेरा पास में चल कर मुझसे। चल जल्दी से बैकअप लेकर सोमवारी बाजार वाले एरिया में जाओ। यही दूसरे से आपने उसे देखा था, कोई ऐसी खास निशानी जो आपको याद हो? अंधेरा बहुत था, कुछ खास देख नहीं पाया। हाँ, जिस तरह से फुर्ती से उसने मुझ पर गोली चलाई, पक्का कोई ट्रेंड आदमी था। कोई पुलिस वाला? हाँ, शक तो मुझे भी था। मुझे लगा या तो कोई पुलिस वाला है या पुलिस वालों के साथ मेलजोल जरूर रहा होगा। जब हमारी सारी कोशिश फेल हो गई तो हमने जनता की मदद की। देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को केवल पुलिस की आंख और कान बनना है। कोई भी बात आदमी दिखे जिसका बर्ताव अजीब सा हो तो फौरन पुलिस को सूचित कीजिए। उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि उसके पास गन है। इंस्पेक्टर साहब, गन हो या तो एक फौजी किसी से नहीं डरता है। विकास जी, तैश में आकर कोई भी कदम मत उठाइएगा, फौरन पुलिस को सूचित कीजिएगा। जरूर, लेकिन उसे जान से मारने के बाद आप चिंता मत कीजिए, मेरे रहते हुए आपको सुरक्षित है। आप लोग पीछे पीछे आसपास के लोगों से बात करो। कोई भी अजनबी जो यहाँ दिखाओ उसका स्केच बनो। वो कमीना अपना नहीं चाहिए। हमने 3-4 स्केच बनवाए। हैरानी की बात ये थी कि उनमें से एक स्केच हमारी खबरी अंगद से मिलता जुलता है। आपने देखो इसके फौरन धर दो। तलाशी उसकी घर की। साहब, घर का कोना पहचान मारो। साहब, मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं साहब? साहब, ये घड़ी है जल्दी कल कहाँ से सामने बस सबूत कहना दिखा रही हुआ है। साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैं महीने में ठीक से 10 दिन भी घर में रहता हूँ साहब, तो मुझे पता नहीं है सामान कहाँ से आया। वैसे नहीं बोलेगा। ये चलो थाने। तो अंगद को आपने रीमा के केस में कैसे करते हैं? एक तो अंगद ने कभी अपना जुर्म कबूल नहीं किया, दूसरी रीमा तब तक अपनी बेटी के साथ शहर छोड़कर जा चुकी थी। हाँ, इस बात का सुकून है कि मेरे ट्रांसफर होने से पहले केस क्लोज हो गया। 18 साल के बाद उस आदमी ने फिर से रीमा से कॉन्टेक्ट किया। यस, आपको क्या लगता है क्या ये अंदर हो सकता है? अंदर कैसे हो सकता है? अंदर तो 2013 में जेल में मर गया, इनका दौरा खराब हो सकता है। सर, अंदर को मरे हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं। ये रीमा चौहान के साथ नाटक पब्लिसिटी के लिए करे फॉर शो। कैसी पब्लिसिटी? क्या मिलेगा उसको पब्लिसिटी करके? एक बार को अपने बारे में ना सही मैं उसे अपनी बेटी के बारे में सोचा। और वैसे भी तो कहता हूँ कि उस रात रीमा को कॉल आया। हेलो, कैसी हो मेरी जान? कॉपी कर चाचा बहुत करना। चलो मान लेते हैं कि मुझे मरी भी फरा और उसके साथ उसका नाम करने का तरीका बताया। पहले चोरी, फिर उसके बाद मर्डर। जब रीमा का रेप हुआ था उसकी उम्र होगी कोई 35-37, तो इस वक्त उसकी उम्र होनी चाहिए 12 की। गुंजन, माँ को चल के सब बताना भी, डरना मत। आगे तुम लोग खेल कर आ जाओ, भूख लगी हुई है ना? बेटा, ये सूरज अंकल है, अब हम लोग के साथ ही रहेंगे। नमस्ते करो। बड़े प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे। जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा मामला निकला। ये तो सबसे पुराना केस 28 साल पहले का है। इतने अर्से में 51 ऐसे रेप केसेस मिले जिनमें सेम मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल। इसके अलावा 13 मर्डर केस में और 178 लूट केस में सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। मतलब अंदर के जाने के बाद ये कैसे सोचते रहे? ये कौन सा राजस्थान के अलग अलग शहरों के केसेस हैं सर। ये
1990 से 94 तक अलवर, 1994 से 97 जोधपुर, फिर 3 सालों तक उदयपुर और उसके बाद 2004 तक जयपुर। और इनमें से कहीं भी किसी भी जगह इस आदमी के खिलाफ कुछ सुराग नहीं मिला। 2004 में 3 डे विक्टिम से कल्प्रिट का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया गया था। इस डीएनए को अमृत के क्लोज रिलेटिव के डीएनए से मिलाते थे। बहुत गंदे हैं, मत खेला करो उनके साथ। तुम माँ को क्यों नहीं बताती हो? ठीक है, तुम मत बताओ, मैं माँ को खुद ही बता दूंगा। नहीं, माँ खुद अंकल के साथ ही गेम खेलती है। सर डीएनए सैंपल अंदर के बेस में शी हुआ। बेचारा अंकल, पूरी जिंदगी में खत्म हो गई। एनीवे, डीएनए सैंपल है हमारे पास, एक काम करो, जितने भी मॉडल्स और रेपिस्ट उनके डीएनए से मैच करो। ओके सर। हेलो मेरी जान, कैसी हो? बहुत दुख हुआ जानकर कि तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। बकवास मत करो, और हिम्मत है ना तो सामने हो। तुम कायर हो तुम। बोलोगे भी क्या बोलना है तुम्हें? माँ वो अंकल। बड़े मजाक क्या बच्चे हैं तुम्हारे। अच्छा बच्चों, मैं बाजार जा रही हूँ, 7 बजे तक आऊंगी, तब तक अंकल के साथ रहना, ये परेशान मत करना। तेरे साथ भी खेलूंगा। चल। सर डीएनए अलवर की क्रेडिट से पार्टी मैच हुआ है, लेकिन इसके लिए तो 30 साल है। ये नहीं हो सकता। आई थिंक उस आदमी को ट्रेस करने के लिए किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी। देखिए, डीएनए पार्टी मैच हो रहा है, यानी ये कैदी उस खूनी का रिश्तेदार हो सकता है। एक्चुअली हमें इस कैदी के मदर और फादर के सभी रिलेटिव्स की एक लिस्ट बनानी होगी और सबका डीएनए मैच कराना होगा। लेकिन पुलिस हताश नहीं हुई, डटी रही और कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद डीएनए एनालिसिस के जरिए 2300 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। लेकिन अब भी मंजिल बहुत दूर थी। इन्हीं 2300 लोगों में एक वो अपराधी भी था जिसकी तलाश पुलिस को लगभग 30 सालों से थी। करीब 1 साल गुजर गया, तब जाकर सुरंग के आखिरी छोर पर रोशनी की किरण दिखाई दी। सर लोकेशन हिस्ट्री और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास अभी सस्पेक्ट है, और वो ये है। माय गॉड, शेर 30 साल तक पुलिस की आंखों में धूल चौंका है। इस बार ये तकलीफ नहीं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसको बचने का एक मौका देखेंगे, जाने इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे, तब बचेंगे साले को। कुछ भी चलो, तुरंत मुझे फोन करो। सब ओके? हमेशा रिपोर्ट आ गई। अब सही बात है, 10 साल। इस सब तक पुलिस की आंखों में बहुत धूल चौंकी है। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट एज पुलिसमैन चंद्रशेखर। मेरे सौतेले बाप सूरज ने मेरा और मेरी बहन कुंजन का बचपन खराब कर दिया। रेप करता था वो हमारा। तेरे साथ गलत हुआ, पीछे तो दूसरों के साथ भी गलत कर रहा था। बचपन में जो मेरे साथ हुआ, उस सदमे से उभरने के लिए मैंने छोटी छोटी चोरियां करना शुरू कर दिया। उसके बाद लोगों के घरों में घुसकर कुछ चीजें लिया था, फिर घरों में घुसकर सिक्के चुरा लाया, और ये काम मैंने पुलिस में आने के बाद भी चालू रखा। रेप करना कब शुरू किया? 2000 से। जाने का गलत था तेरा? गलती पूजा की नहीं, पूरी औरत जात की है। उसी साल दिल टूटा था मेरा। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। तभी से मुझे औरतों से नफरत होने लगी, और उसके बाद मैंने एक के बाद एक औरतों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। अंगद को क्या फंसाया? मेरे सीनियर मुकेश जी की पेट्रोलिंग बहुत तेजी से चल रही थी। मेरा काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने सोचा अंगद को फंसाऊंगा तो पेट्रोलिंग थोड़ी ढीली हो जाएगी और मेरा काम आसान हो जाएगा, और हुआ भी वही। इतने सालों के बाद सीमा को कॉल किया। मैंने नया सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया था, और एक दिन उसी पर मुझे रीमा दिखी। मैंने उसका पीछा किया और मैंने उसका टेलीफोन नंबर उसके पड़ोसी से ले लिया। मैं सिर्फ उसे डराना चाहता था, क्योंकि कोई भी औरत मेरी आवाज़ सुनकर कांप उठे, ये ख्याल आते ही मुझे बहुत मजा आता है। सॉरी मॉम, मैं गलत थी। आपने मेरे लिए कितनी सैक्रिफाइस किया। बल्कि तुमने मुझे हिम्मत दी है वापस लड़ने की। अपना जगह जैसे लोगों का खौफ है और नई सोसाइटी की दान की फिक्र। अब देखना, मैं अपनी बाकी की जिंदगी ना एकदम बेखौफ जीऊंगी। हमारे समाज में बलात्कार करने से ज्यादा उंगलियां पीड़िता पर उठती हैं।
कि लड़की ने क्या कपड़े पहने थे, क्यों रात को वो बाहर गई थी। ऐसे बेबुनियादी सवाल हमारा यही सो कॉल्ड सभ्य समाज उठाता रहता है, जबकि वास्तविकता यह है कि बलात्कार से अगर किसी का चरित्र कलंकित होता है तो वो सिर्फ बलात्कारी का। इस बुनियादी बात को क्यों आज 2021 में हमें बार बार दोहराना पड़ता है? ये कैसा सिस्टम है जहां एक बलात्कारी को तो आसानी से जमानत मिल जाती है, लेकिन बलात्कार से पीड़ित औरत को सालों साल इंसाफ नहीं मिल पाता? ये चुभने वाले सवाल हमें खुद से और प्रशासन से भी करने होंगे। ये रीमा की हिम्मत ही थी जो वो सालों से अपने अंदर दफन खौफ को मिटाने में कामयाब हुई। रीमा ने जिस तरह समाज के कानून की परवाह किए बिना इंसाफ के लिए आवाज उठाई, वह वाकई अभिनंदनीय है। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।